स्वयं का संभव। आप देख रहे हैं मनी 9, जहां हर शाम 4 बजे पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आपके तमाम सवालों का जवाब हम लेकर आते हैं। पर्सनल फाइनेंस में नया कुछ चल रहा है, ये आपको बताते हैं। आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, किस तरह के आपके पर्सनल फाइनेंस की जो भी परेशानी उसे दूर करने की हम कोशिश करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पैसिव फंड्स की। तो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वालों के सामने दो इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड। इन दिनों पैसिव म्यूचुअल फंड जो है उनका जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। उन्होंने रिटर्न के मामले में, एयूएम के मामले में सब जगह पे बाजी मारी है। तो क्या आपको म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए, पैसिव म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए, अपने निवेश में कैसे चुनना चाहिए, कब चुनना चाहिए, इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं माई वेल्थ ग्रोथ के को फाउंडर सीएफपी हर्षद चेतनवाला। थैंक यू सो मच हर्षद जी, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। वेलकम टू मनी 9। थैंक यू। चलिए, तो हम आपसे बातचीत करें उससे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। अगर आप हर्षद जी से लाइव सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 9311218747। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। साथ ही में हमारा ईमेल आईडी money9query@tv9.com, इस पर भी आप भेज सकते हैं अपने सवाल। और इस यूट्यूब के लाइव ब्रॉडकास्ट में भी आप हमारे चैट बॉक्स में जाकर के अपने सवाल लिख सकते हैं। साथ ही में अपने सवाल को आप जितने डिटेल में लिखेंगे, स्पेशली अगर म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ सवाल है, तो आप हमें पूरी जानकारी के साथ लिखिए कि आपकी उम्र क्या है, आप कब तक निवेश करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, और आप जो है किस लक्ष्य के लिए यहाँ किस तरह के फंड्स में निवेश कर रहे हैं, और अपना नाम जो है नाम, पता, उम्र, जितनी डिटेल आप हमें देंगे उतने अच्छे से हम आपके सवालों का जवाब दे सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़े, उससे पहले बता दें कि एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। इस पर लंबी बहस होती रहती है कि किस में निवेश करें। तो एक्टिव फंड्स में आप जब निवेश करते हैं तो एक फंड मैनेजर आपके पैसों को डिसाइड करता है कि कहाँ निवेश करना है, किन शेयरों में, किन कंपनियों के शेयरों में इसको निवेश करना है। ये एक्टिवली मैनेज्ड फंड इसलिए कहलाते हैं क्योंकि एक मैनेजर है जो आपके पैसों को डिसीजन लेता है कि आप इसे कहाँ निवेश करें। वहीं पैसिव फंड, इनका नाम है पैसिव फंड, तो ये पैसिवली मैनेज्ड है, यानी एक चुने हुए बेंचमार्क इंडेक्स के आधार पर ये फंड काम करते हैं। इंडेक्स में शामिल शेयरों का जो भी रेशियो होता है उसी तरह ये उसमें निवेश कर देते हैं। प्लेन वैनिला प्रोडक्ट ये माना जाता है। फंड सीधे सीधे इंडेक्स के मूवमेंट को मैप करते रहते हैं। तो एक्टिव मैनेजमेंट ना होने से पैसिव फंड का फायदा ये कि इसका कॉस्ट कम रहता है। इंडेक्स और ETF ये हैं दो तरह के पैसिव फंड्स। और पिछले 4 साल में हमने क्या देखा, अब आंकड़ों पर जरा नजर डालिए। जो इंडेक्स फंड्स हैं, इनका जो AUM रहा है वो सालाना, उनमें एक जो CAGR कहते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, वो 36% का रहा है। और ETF ने 132% की बढ़ोतरी यहाँ के AUM में दर्ज की है। वहीं एक्टिव फंड इनके सामने कितने ग्रो किए हैं? 17%। मार्च 2023 में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और इंडेक्स फंड की हिस्सेदारी जून 2019 में जहां 6% थी, बढ़कर अभी 16.5% हो गई है। 31 जनवरी 2022 में केवल 196 ETF इंडेक्स फंड थे, और एक साल में यानी 31 जनवरी 2023 तक ये 305 हो गई हैं। तो आखिर पैसिव फंड में ऐसे क्या बात है कि एक्टिवली मैनेज फंड्स को मात दे रहे हैं? इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए हर्षद जी को एक बार फिर से वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो हर्षद सर। ये बताइए, ये पैसिव फंड जो है बाजी मारे जा रहे हैं, रिटर्न में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है? क्योंकि जब हम कंपेयर कर रहे थे कुछ लार्ज कैप को, उनका जो 3 साल का एवरेज रिटर्न रहा है वो कुछ 23% के आसपास रहा है, और निफ्टी को ट्रैक करने वाले का जो है वो 25% से ज्यादा का रिटर्न रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? रिटर्न में ये किस तरह से मात दे रहे हैं? तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है प्रियंका जी कि पैसिव फंड्स ने पिछले कुछ वर्षों से एक्टिव फंड्स को आउटपरफॉर्म किया है। और खास करके अगर हम बात करेंगे 2019, 20, 21 के समय में, ये ट्रेंड जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके थोड़ा सा फेज आउट हो रहा है। अगर हम पिछले 6-8 महीने की अगर बात करें, जिस तरह से एक्टिव फंड्स अपना जो ट्रैक्शन है कहीं ना कहीं वो रिगेन कर रहे हैं। अब ये जो है ना, ये पूरा जो डिस्कशन जो है, एक्टिव होना चाहिए या पैसिव होना चाहिए, राइट? ठीक है, तो उससे एक देखिए, एक बात समझिए कि जो पैसिवली मैनेज फंड जो है, वो जैसे आपने सही कहा कि वो उसमें फंड मैनेजर की कोई भूमिका नहीं होती। उसमें बेसिकली आप जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जितना ज्यादा ट्रेडिंग होता है, जितना बड़ा स्टॉक का प्राइस, उसके हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप कंपनीज रहती है उसमें
आपका पैसा निवेश होता है, उसके हिसाब से आपका एलोकेशन भी अपने आप होता है। तो यहाँ पे कोई फंड मैनेजर की भूमिका नहीं है। अब कुछ वर्षों से क्या हो रहा था प्रियंका जी कि आपके कुछ लार्ज कैप कंपनीज जो है वो बहुत ही आउट परफॉर्म कर रहे थे ओवरऑल मार्केट को, और उस वजह से उनका वेटेज जो है ना कुछ समय तक आराम से अराउंड 10% के ऊपर भी जा रहा था। अब कोई भी एक्टिव फंड मैनेजर होगा ना, वो एक रेस्ट्रिक्शन लेके चलते हैं कि वो कोई भी स्टॉक में एक पर्टिकुलर लिमिट तक वो रिस्क लेना चाहेंगे। तो उनको ये रेस्ट्रिक्शन होता है और वो बाय डिफॉल्ट उस पे एक पर्टिकुलर स्टॉक पे आके मे बी मैक्सिमम 8 9 10% पे आके रुक जाएंगे, जो पैसिव फंड में नहीं होता। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है उसमें जो है उसकी वजह से आउट परफॉर्मेंस जो है पैसिव फंड्स का वो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक पैसिव फंड का एलोकेशन आप जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करो तो उसमें होना चाहिए। हम आइडियली किसी भी क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि अराउंड 15 to 20% एलोकेशन जो है, भले वो आप एसआईपीस के रूप में कीजिए या लमसम के रूप में कीजिए, एक एलोकेशन आप पैसिव फंड और इंडेक्स फंड, खास करके निफ्टी या फिर सेंसेक्स, ये इंडेक्स फंड में, पैसिव फंड में आप चाहिए तो आप अपना एलोकेशन रखिए। ओके, तो यानी कि जब एसेट एलोकेशन की बात आती है तो आपका कहना है कि पोर्टफोलियो में दोनों होने चाहिए, एक्टिव भी होने चाहिए और पैसिव भी होने चाहिए। क्यों ऐसा कहते हैं? इन दोनों का क्या रोल होता है एक पोर्टफोलियो में और क्यों दोनों होने चाहिए? लेकिन आपने कहा पैसिव का अनुपात छोटा होगा, राइट? जैसे मैंने कहा कि पैसिव फंड में प्रियंका जी जो जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है वो केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन पे चल रहा है, राइट। जबकि एक्टिव फंड मैनेजमेंट में बहुत सारे दूसरे पैरामीटर्स हैं जो आप स्टॉक सिलेक्शन में यूज करते हो, राइट। जैसे कंपनीज को समझना, उनके मैनेजमेंट को समझना, उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट समझना, ये बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो एक एक्टिव फंड मैनेजर या फिर एक्टिव फंड मैनेजमेंट करने वाली टीम वो ये सब चीजों में देखती है। और अगर हम बात करेंगे जैसे पैसिव फंड में, तो अगर हमने किसी, लेट्स से कि हमने सारा पैसा जो केवल हमने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अगर निवेश किया है, तो कहीं ना कहीं हम जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में जो उभरती हुई कंपनीज रहती है या फिर ऐसी कंपनीज रहती है जो भले मेरे टॉप 50 या टॉप 30 में ना आए लेकिन उनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अब ये सारी कंपनीज जो है ना वो आपके पोर्टफोलियो में कब आएगी? जब आपका एक्टिव फंड मैनेजर उसको समझकर आपके पोर्टफोलियो में ऐड करता है। ओके। तो ये सारी चीजों को देखकर एक प्रॉपर ब्लेंड बनाना जरूरी है। और अब तक मैं ये मानता हूं कि एक्टिव फंड जो है उनका रोल अभी भी रहेगा। धीरे धीरे करके आप देखोगे कि अगर जैसे ही मार्केट और जिस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, आप देखोगे कि एक्टिव फंड्स जो है वो अपना परफॉर्मेंस ऑफकोर्स इंप्रूव करेंगे। ओके। तो मेरा एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि पैसिव फंड अगर आप ले रहे हैं तो आप सिर्फ बड़ी कंपनियों में, निफ्टी 50 के, सेंसेक्स की बड़ी कंपनियों में ही आपका निवेश जा रहा होगा, तो उसको ऑफसेट करने के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप और जो दूसरी बड़ी कंपनियां जो इस बेंचमार्क में नहीं आती हैं उस पर करने के लिए, तो क्या हम जब लार्ज कैप वाला जो निवेश होता है, लार्ज कैप फंड्स वाला, क्या उसकी जगह पैसिव फंड को लेना चाहिए? वो बेटर रहेगा रिटर्न के मामले में? तो अभी तो यही दिख रहा है। बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं कि अराउंड 15-20% जो बेसिकली आज क्या होता है कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट जो है, अगर मैं लंबे समय के लिए मैं निवेश कर रहा हूं, तो एक एलोकेशन मेरा लार्ज कैप में जाए, एक एलोकेशन मिड कैप में जाए और थोड़ा सा एलोकेशन मेरा स्मॉल कैप में जाए। तो ये लार्ज कैप और जायंट कैप का जो एलोकेशन जो है वो आपका इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 हो गया या सेंसेक्स इंडेक्स हो गया, वो जो है वो रोल प्ले आराम से कर सकते हैं और बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं। ओके। और किस तरह के निवेशकों को पैसिव फंड चुनना चाहिए? यानी आप कब कहते हैं कि आपको पैसिव फंड, और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको रखना चाहिए अगर आप एक पैसिव फंड में, एक इंडेक्स फंड में, एक ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं? देखिए, जैसे हमने कहा कि पैसिव फंड का एक रोल तो है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में, तो थोड़ा सा एलोकेशन सभी निवेशक रख सकते हैं। खास करके वो निवेशक जो अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे हैं, जो अभी इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा है कि जब डेटा आया था तो इंडिया में केवल 3.75 करोड़ इतने ही लोग हैं निवेशक जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। यानी बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी म्यूचुअल फंड्स में आके निवेश करने का, उसका बेनिफिट लेने का अभी भी उन्होंने ट्राई नहीं किया है। तो ये लोग अगर जब आए तो पैसिव फंड्स के द्वारा एंट्री करें, क्योंकि ये पैसा जो है आपका केवल बड़े स्टेबल और एस्टैब्लिश कंपनीज में जा रहा है, और जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़े उसके हिसाब से आप उसको फर्दर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं जब भी आपको फर्दर इन्वेस्ट करना हो। तो न्यू इन्वेस्टर्स के लिए
अच्छा है जी ये ऑप्शन, राइट। और हर्षित जी, कहा जाता है कि इसमें रिस्क नहीं है, आप इस बात को कितना मानते हैं? क्या कोई रिस्क नहीं होता है पैसिव फंड में अगर कोई निवेश करता है तो? और इसमें अगर निवेश करे तो कितना टाइम होराइजन के लिए निवेश करना चाहिए पैसिव फंड में? पैसिव फंड और एक्टिव फंड के दो तरीके हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स जो जाता है वो स्टॉक में जाता है। स्टॉक्स में हमेशा रिस्क होता है, ये हम सब मान के चले। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो कम से कम 5 साल के ऊपर होगा, तो आप डेफिनेटली इक्विटीज को समझिए और देखिए और इक्विटीज में निवेश कीजिए, क्योंकि यही एक एसेट क्लास है जो आपको रिटर्न्स देगा। और अगर इक्विटीज में निवेश करना है तो पैसिव फंड जो है वो एक अच्छा तरीका है, जहां पे आपका पैसा, जैसे मैंने कहा कि वेल एस्टैब्लिश कंपनीज और बड़ी कंपनीज में जाता है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि उसमें रिस्क नहीं होता। जैसे मैं एक दो एग्जांपल दूंगा प्रियंका जी। देखिए, जब हम पैसिव फंड्स की बात करते हैं, पैसिव फंड्स केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन पे चलता है और ये केवल नंबर्स देखता है। अब आप कोई एक स्टॉक ले लीजिए, जैसे कि येस बैंक ले लीजिए, और येस बैंक जो है वो निफ्टी में काफी समय तक, निफ्टी 50 में काफी समय तक वो स्टॉक निफ्टी 50 के टॉप 50 में था, यानी निफ्टी 50 में था, राइट। जबकि जो इश्यूज जो येस बैंक में चल रहे थे वो एक एक्टिव फंड मैनेजर को बहुत पहले से उनको एक अंदाजा है, और शायद से वो उसमें कोई एलोकेशन न रखे। लेकिन पैसिव फंड के पास वो ऑप्शन नहीं होता। पैसिव फंड को ब्लाइंडली जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है, जहां पे कोई मैनेजमेंट का जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर कोई दूसरा पैरामीटर है उसको कोई देखने का चॉइस नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें कहीं ना कहीं एक छोटी छोटी चीज है जो रिस्क एलिमेंट लाती है, ठीक है। लेकिन ये जो फंड है बेसिकली इसको सेफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको इतना तो पता है कि जितना मुझे बेंचमार्क यानी निफ्टी 50 या बीएसई सेंसेक्स रिटर्न देगा, ये फंड भी उसके आसपास ही देगा। और अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 और बीएसई, अगर बीएसई की बात करें तो ऑलमोस्ट 15 से 15.5% जो है ओवरऑल लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बीएसई सेंसेक्स ने खुद दिया है। एक सवाल अब मैं सुब्रतो का लेना चाहूँगी जो हमें व्हाट्सएप पर आया है, और सुब्रतो हमसे पूछ रहे हैं कि अगले 15 साल तक अगर हर महीने 10,000 रुपये का निवेश करना चाहें तो किस तरह के फंड्स का चुनाव करना चाहिए जो उन्हें रिटर्न कमा करके दे पाएंगे? जैसे आपका टाइम होराइजन काफी बड़ा है, और इसमें तो नो डाउट आप इक्विटी फंड्स का आप यूज कीजिए, क्योंकि आप इन्वेस्ट कीजिए इक्विटी फंड्स में। एक ब्लेंड बना सकते हैं हम, जैसे कि आज के स्टेज पे आपका 15 साल का जो होराइजन है उसको, और 10,000 रुपये अगर मैं हर महीने इन्वेस्ट करना चाहूंगा तो मैं इस 10,000 को 4 से 5 फंड्स में उसको डिवाइड कर दूंगा आइडियली। जैसे मैंने कहा कि एक एलोकेशन हम रखेंगे एक निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए, उसके बाद जो है एक एलोकेशन हम देंगे बराक और एक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, और एक कोटक इमर्जिंग इक्विटी। ये जो है तो बेसिकली हमने एक लार्ज कैप जो इंडेक्स है उसको कर लिया, एक फ्लेक्सी कैप हो गया, एक लार्ज एंड मिड कैप जो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप हो गया, और एक कोटक इमर्जिंग इक्विटी जो मिड कैप फंड हो गया। अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे और आगे आपको फर्दर इन्वेस्ट करना है, और जैसा आपका पोर्टफोलियो थोड़ा स्टेबल होगा, आप बिकॉज आपके पास 10 साल का टाइम है, 10 आई थिंक 15 वर्षों का टाइम है, 15 ईयर्स का टाइम है, ठीक है। तो आप उसमें बाद में है एक छोटा सा एलोकेशन चाहिए तो आप स्मॉल कैप का भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, चलिए सुब्रतो, आई होप आपको मदद मिले हमारी इस बातचीत से। हर्षित सर, थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला। आज के सेशन को यही रैप अप करते हैं, बाय बाय। और अब मैं बात करना चाहूँगी जतिन चौहान जी से। जतिन जी, आप ये बार बार सवाल भेज रहे हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टॉक्स पर जो भी सवाल होते हैं ना, वो हम दिन में 1 से 2 के बीच में एड्रेस करते हैं। मेरे सहयोगी विपुल लेकर आते हैं हेलो मनी 9 स्टॉक्स से जुड़ा हुआ, जिसमें गेस्ट आपको लाइव सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। कल भी आपने ये सवाल पूछा था श्रीराम प्रॉपर्टी से। मैं ये करूँगी कि मैं ये सवाल उठा करके विपुल जी के शो के जो डेस्क है उसमें ये बता दूँगी, और आपके ये सवाल को हम ज़रूर एड्रेस करेंगे सोमवार को दिन में 1 बजे हेलो मनी 9 स्टॉक्स वाले शो में। तो ज़रूर जुड़िएगा आप मंडे को और
उम्मीद करती हूँ कि आपको एक अच्छा सा जवाब मिल जाए और आप सेटिस्फाइड रहें उससे। इसके साथ ही हम आपको बाय बाय कहें, बता दें कि मंडे को शाम को 4 बजे जो हेलो मनी 9 रहने वाला है वो बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि ये जो आपको 2000 के नोट जो बदलने हैं ना, इस पर जुड़े आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी सवाल है, क्या इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, क्या बैंक में आपको पहचान पत्र लेके जाना है, नहीं जाना है, क्या ज्वेलर आपसे वो 2000 के नोट लेगा या पेट्रोल पंप वाला लेगा, या कोई मना कर रहा है तो आप क्या कह सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब हम देंगे सोमवार को शाम 4 बजे। विनोद रावल चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ होंगे। तो 2000 नोट से जुड़े जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है ना, उससे पूछ डालिए सोमवार को शाम को 4 बजे। और साथ ही में पर्सनल फाइनेंस की हर खबर आप तक लेकर आता है मनी 9, और हमारा खास बुलेटिन हर रात 10 बजे मनी टाइम देखना ना भूलें, जो आपको पर्सनल फाइनेंस की हर खबर से रखता है अप टू डेट। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। हैप्पी वीकेंड टू यू। बाय बाय।